ध्रुव, छुट्टियों में लगभग सभी लोग वापस आए हैं। हम सभी हाई स्कूल क्लासमेट एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं। तुम आओगे? आना, बहुत मजा आएगा। बातों बातों में रिनी ने ध्रुव को काफी कुछ बताया। रिनी के इनविटेशन पर ध्रुव ने हामी भर दी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रिनी ध्रुव से शाम को मिलने का वादा कर चली गई। ध्रुव बचपन से इस जगह रहा था। अच्छे जानता था कि यहाँ जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, सबके सब शो ऑफ करने में लग जाते हैं। इन छोटे शहरों में तो पैसा कमाकर घर बनाना ही सबसे बड़ा काम माना जाता है। तो अगर रिनी ध्रुव को शाम को मिलने के लिए बुला रही थी तो इसके पीछे जरूर उसे कुछ शो ऑफ करना था। वो जरूर सबके सामने दिखाना चाह रही होगी कि वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है, या उसके बॉयफ्रेंड के पास कौन सी कार है। ध्रुव तो इस रेस से बहुत आगे निकल चुका था, पर अगर ध्रुव की माँ को ये बात पता चल जाती तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती। तो इसीलिए ध्रुव ने अपनी सच्चाई को छिपाना ही चूज किया और माँ के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पर रिनी का प्लान कुछ और था। ध्रुव ने जब आने के लिए हाँ कह दिया तो रिनी ने अगला सवाल किया। ध्रुव, क्या तुम्हारे पास कार है? क्योंकि हम 6 लड़कियां हैं। अगर तुम अपनी कार ला पाओ तो आराम से बैठकर जा सकेंगे। रिनी की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि रिनी का इंटेंशन केवल शो ऑफ था, पर फिर भी ध्रुव ने केवल इतना ही कहा, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी लेता आऊंगा। रिनी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुव ने सोचा कि वो निहाल से एक कार अरेंज करने को कह दे। निहाल से बात करने का मतलब था कि रोल्स रॉयस कार से नीचे कोई कार आएगी नहीं, और ऐसी गाड़ी पुराने लोगों को दिखाना यानी माँ को सच बताना था। इसलिए ध्रुव ने खुद ही कार पसंद करने का प्लान किया। उसकी केवल 3 ही रिक्वायरमेंट्स थी। पहली, कम से कम 7 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। दूसरा, कार कम से कम 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तीसरा, कार आज ही अवेलेबल होनी चाहिए। ध्रुव को बहुत सी वेबसाइट सर्च करने के बाद एंड में एक कार पसंद आई और शाम होने तक कार ध्रुव के दरवाजे पर खड़ी थी। फिर ध्रुव ने कार का टेस्ट ड्राइव लिया। ये एक वैन जैसी थी जिसमें कमाल का इंटीरियर किया गया था और इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह थी। वैन में बाहर की तरफ पेंट करना था, पर ओवरऑल 1 करोड़ रुपए में ये एक कमाल की डील थी। अभी ध्रुव ने वैन के पेपर पर साइन नहीं किए थे कि रिनी का मैसेज आ गया। ध्रुव, तुम कितनी देर में आ रहे हो? अगर तुम नहीं आ रहे तो हम टैक्सी कर लें? रिनी को लग रहा था कि ध्रुव शायद ना आए। आफ्टर ऑल ध्रुव अभी पढ़ ही रहा था और वो अभी भी अपनी माँ के पैसे लेकर काम चला रहा था। इसलिए वो ध्रुव को बेइज्जत करने के लिए बार बार ध्रुव को मैसेज कर रही थी। रिनी का मैसेज देखकर ध्रुव ने उसे रिप्लाई किया, मैं निकल रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ध्रुव का मैसेज पढ़कर रिनी को लगा उसने कुछ गलत पढ़ लिया है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ध्रुव भी उसके साथ डिनर करने आएगा, इससे भी बढ़कर कि ध्रुव अपनी गाड़ी लेकर आएगा। रिनी के आसपास कुछ और नकचड़ी लड़कियां भी खड़ी थीं। ये सभी 6 की 6 बचपन में एक साथ ध्रुव की क्लास में पढ़ी थीं और सभी ने फैंसी ड्रेस पहन रखी थी। सभी बहुत ज्यादा फैंसी लग रही थीं। जब उन्हें पता चला कि ध्रुव अपनी कार से आ रहा है तो सभी रिनी के साथ मिलकर ध्रुव का मजाक बनाने लगी। उनमें से एक ने कहा, रिनी, तुम भी ना, उसे पता नहीं क्यों बुला लिया, और वो भी इतना गधा है कि मुंह उठाकर चलाया। वो हर एक चीज के लिए अपनी माँ पर डिपेंडेंट रहता है यार, और उसकी माँ अपना खून बेचकर उसके खर्चे उठा रही हैं। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां हंस दीं। तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, उस पर ये नहीं कि कुछ काम कर माँ की मदद करे। ये ध्रुव अभी भी माँ के पैसों से पढ़ाई कर रहा है। रिनी, इससे अच्छा तो तेरा बॉयफ्रेंड कबीर है यार। ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और लोहिया एंटरप्राइजेस में काम भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी फोटो फेसबुक पर देखी थी। उसने तो शायद नई मर्सिडीज ली है। जैसे ही रिनी के फ्रेंड्स ने उसके बॉयफ्रेंड की और उसकी नई कार की तारीफ की, सभी रिनी की तारीफ करने लगी। किसी लड़की के लिए इतना ही काफी होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करें। एक लड़की ने रिनी से कहा, है रिनी, कबीर ने नई मर्सिडीज ली है। तूने कभी बताया नहीं। वो आ रहा है क्या? मुझे उसकी मर्सिडीज के साथ एक सेल्फी लेनी है। सभी की बात सुनकर रिनी खुशी से फूली जा रही थी। एंड में रिनी ने कहा, कबीर ने अपनी अर्निंग से ये कार ली है, टेंशन मत लो, वो अभी आता ही होगा। मैंने उसे भी बुलाया है, वो लोहिया में काम करता है। उसी के कारण हम लोग इतने बड़े होटल गोल्डन ओएसिस बाय लोहिया में जा पा रहे हैं। उसे लोहिया की तरफ से कुछ एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो होटल बहुत महंगा है। रिनी कबीर की तारीफ करती जा रही थी।
क्या बात कर रही है? कबीर भी आ रहा है? मुझे कार से ज्यादा उससे मिलने का मन है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। साथ में रहो तो हंसा हंसा कर मार डालता है। रिनी ही नहीं, वहां मौजूद सभी लड़कियां कबीर की फैन थीं, सिवाय गौरी के। गौरी पढ़ाई के लिए पुणे चली गई थी। वो इस गेट टुगेदर में केवल बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए आई थी और वो बचपन में ध्रुव की क्लासमेट थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों की बातें सुनकर चुप रही, पर उसे इस तरह ध्रुव का मजाक बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ध्रुव का मैसेज आया कि वो पहुंच गया है। सभी लड़कियां दौड़कर बालकनी में आ गईं। पर हैरानी की बात थी कि दूर दूर तक एक भी कार नहीं थी। हाँ, एक वैन जरूर खड़ी थी। ध्रुव को गाड़ी की तुरंत जरूरत थी, इसलिए उसने सेकंड हैंड लेक्सस एलएम खरीदी। उसने खास तौर पर 7 सीटर कंफर्टेबल कार के तौर पर लेक्सस एलएम को चुना था। पर उन लड़कियों को इतने बड़े ब्रांड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब उन्होंने ध्रुव को वैन से हाथ हिलाते हुए देखा तो वो आपस में बातें करने लगी। उल्लू हमारे लिए वैन लेकर आया है। क्या कहा? वैन लेकर आया है? ओह नो। हाँ, ये हमेशा लूजर का लूजर ही रहेगा। इसे लड़कियों के सामने भी डिसेंटली बिहेव करना नहीं आता। वैन में ले जा रहा है, किडनैप कर रहा है क्या? चलो लेट्स गो। ध्रुव ने रिनी और बाकी सभी को देखकर कहा। ध्रुव ने 1 करोड़ रुपए की वैन ली थी, जो 6 से 7 लोगों को अकोमोडेट कर सके और साथ ही लग्जूरियस भी हो। ध्रुव ने देखा कि रिनी के चेहरे पर गुस्सा था। ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि इन स्मॉल टाउन गर्ल्स को हो क्या गया है। लेक्सस जैसी गाड़ी भी उन्हें इस लायक नहीं लगती कि एक बार सीधी नजरों से देख भी ली जाए। रिनी उसकी गाड़ी को देखकर एक लंबी सांस लेकर बोली, ध्रुव तुम भी कमाल के हो। तुम हम लोगों को ले जाने के लिए ये गाड़ी लेकर आए हो। मेरा बॉयफ्रेंड अपनी मर्सिडीज बेंज लेकर आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं आ रही हैं। मैं भी नहीं। ना मैं ही आ रही हूँ। केवल गौरी ही ऐसी थी जिसने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे उस जगह का पता है, चलो चलते हैं। ध्रुव पूरी तरह से हैरान था। क्या ये वैन इतनी महंगी है कि कोई इसमें बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा है, या कोई और बात है? जब कोई नहीं बैठा तो ध्रुव गौरी को लेकर चलता बना। तभी कबीर भी अपनी मर्सिडीज लेकर आ गया। असल में कबीर ध्रुव को अपना सक्सेस दिखाने आया था, इसलिए अपनी नई कार में 5-5 लड़कियों को ले जाने के तैयार था। कबीर को जब पता चला कि ध्रुव वैन लेकर आया था तो वो हंसते हुए बोला, वो बचपन से ही स्टूपिड रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे दोस्त के साथ एक छोटा सा प्रैंक करना चाहता हूँ, बहुत मजा आएगा। कबीर ने सभी से पूछा। ध्रुव का मजाक बनाने के लिए सभी लोग तैयार थे। कबीर ने आगे कुछ नहीं बताया कि वो क्या करने जा रहा है, पर हाँ, ध्रुव का मजाक बनना तो तय था। उधर वैन में ध्रुव और गौरी बातें करते हुए जा रही थे। वैन का बाहरी पेंट थोड़ा पुराना हो गया था, पर इंटीरियर जबरदस्त था। गौरी और ध्रुव ने शुरुआती आइस ब्रेकिंग के बाद एक दूसरे के बारे में पूछा, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। गौरी ने कहा, तुमसे इतने सालों बाद मिलकर अच्छा लगा ध्रुव, देखकर खुशी हुई। तुम अब काफी बदल गए हो और तुम्हारे पास अपनी कार भी है, वो भी इतनी खूबसूरत। सही कहूँ तो इतने सालों बाद मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिलने को लेकर एक्साइटेड थी, पर सभी का बिहेवियर काफी अजीब लगा। कितना ज्यादा शो ऑफ भरा हुआ है इन लोगों के अंदर। ध्रुव को गौरी की बातों में सच्चाई दिख रही थी, वो दिल की साफ थी। ध्रुव ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कार मैंने सेकंड हैंड ली है, मुझे लगा शायद सभी को ले जाने के लिए कंफर्टेबल होगी, पर शायद किसी को पसंद नहीं आई। ध्रुव गौरी के सामने लो प्रोफाइल ही रहना चाहता था। जल्दी ही दोनों लोग गोल्डन ओएसिस पहुंच गए थे। बाहर से ही गोल्डन ओएसिस बाय लोहिया एंटरप्राइजेस लिखा साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव को पता नहीं था कि यह होटल भी उसकी ही प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही ध्रुव ने लोहिया को खरीदा था, तो लोहिया ग्रुप के अंडर जो कुछ भी था उन सभी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का काम चल रहा था। पर ध्रुव इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, खास तौर पर गौरी या रिनी के सामने। गौरी ने पूछा, तुम गाड़ी बाहर फुटपाथ में क्यों पार्क कर रहे हो? अंदर पार्किंग में जगह होगी। जिस पर ध्रुव ने कहा, ये होटल थोड़ा छोटा लग रहा है, पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालने में काफी परेशानी होगी, इसलिए बाहर लगा देते हैं। वहीं कबीर ने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में लगा दी। वो खुद भी लोहिया कंपनी के ही किसी और वेंचर में सेल्स में काम करता था और उसे लोहिया होटल में डिस्काउंट मिल जाता था। रिनी ने कबीर का जलवा देखने के लिए जानबूझकर इस होटल को चुना था। गाड़ी से निकलते ही कबीर ने किसी को फोन मिलाकर कुछ समझाया। गौरी पास ही खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि ध्रुव का मजाक बनाने के लिए कबीर कुछ तो प्लान बना रहा है।
उधर ध्रुव ने लोहिया एंटरप्राइजेस को देखा तो एक बार निहाल से बात कर पता किया कि लोहिया का एक्विजिशन का काम कहां तक पहुंच गया था। निहाल को पता चला कि ध्रुव अभी गोल्डन ओएसिस में है, तो उसने वहां के मैनेजर को ध्रुव के आने के बारे में बता दिया। होटल में एक प्राइवेट रूम में सभी लोगों के साथ बैठने का अरेंजमेंट कर दिया गया था। रिनी ने बोलना शुरू किया। कबीर, मुझे खुशी है कि मुझे तुम मिले, नहीं तो आज जो मैं हूँ वो ना हो पाती। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। रिनी ध्रुव को सुनाने के लिए कह रही थी, क्योंकि कभी रिनी ने ध्रुव को लव लेटर लिखा था जिसे ध्रुव ने ठुकरा दिया था। आज रिनी ध्रुव को दिखाना चाहती थी कि वो ज्यादा अच्छी जगह पर पहुंच गई है। अभी कोई कुछ कहता, तभी एक आदमी कमरे के अंदर फूलों का बुके लेकर आया। मिस्टर गिल। उसके इतना कहते ही पूरे कमरे का एटमॉस्फेयर बदल गया। सभी लोग बहुत हैरानी से ध्रुव को देख रहे थे। वो शख्स ध्रुव को शक्ल से तो नहीं जानता था, इसलिए सभी के बीच ध्रुव को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाकर उसे इशारा दिया तो उसने फूल देकर अपना परिचय देते हुए कहा, मिस्टर गिल, हमें जानकारी नहीं थी कि आप आ रहे हैं, नहीं तो हम कुछ अच्छा अरेंज कर देते। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सभी लोग जोर से हंसने लगे। ध्रुव, तुम खुद को वीआईपी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर गिल, ओवर एक्टिंग का 100 रुपया काट इसका। इसी तरह सभी ध्रुव का मजाक बनाने लगे। वो शख्स चुपचाप खड़ा ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने उसे देखकर कहा, समझ में आ गया होगा कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये फूल यहाँ रख दो, तुम जाओ, कोई जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। पर ध्रुव का मजाक बनाने का सिलसिला अभी भी चल रहा था। खुद को नोटिसेबल और फेमस दिखाने के लिए कितनी घटिया चाल चली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कमेंट्स धीरे धीरे कड़वे होते जा रहे थे, पर ध्रुव सभी कमेंट्स पर मुस्कुराकर चुप बैठा रहा। रीनी, तुम्हारा बचपन का दोस्त मिस्टर गिल बनना चाहता तो है, पर वो मिस्टर गिल की जूती साफ करने लायक भी नहीं है। तुम ऐसे लोगों को अपना दोस्त कहती हो? कबीर की बात सुनकर रिनी ने बेहुदे तरीके से हंसते हुए कहा, ये बचपन से ही ऐसा ही लूजर है। मैं अंधी थी कि कभी इसे मैंने लव लेटर लिखा था। पूरा कमरा हंसी मजाक से भर गया। सभी के निशाने पर ध्रुव था। गौरी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि सभी ने ध्रुव को केवल बुली करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। गौरी को लग रहा था कि ध्रुव एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसके अंदर ईगो और सेल्फ एस्टीम की मात्रा ज्यादा होगी। वो सभी को रोकना चाहती थी, पर ध्रुव ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आकर बोला, किसी ने मिस्टर गिल के लिए एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर गिल, मुझे आने में देरी हो गई, माफ कीजिएगा। फिर अपनी जेब से एक चाबी निकालकर ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने आपकी फरारी बाहर खड़ी कर दी है, अभी थोड़ी देर में आपकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। उस आदमी की बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फरारी? कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये सब क्या है? पर ध्रुव ने उसे बहुत ही शांति से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, हम लोग डिनर कर रहे हैं, तुम प्लीज बाहर जा। मगर वो शख्स अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला और कबीर को देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके साथ कबीर भी हंस रहा था। दोनों हंसते हुए एक दूसरे से ताली बजा रहे थे। फिर कबीर ध्रुव को देखकर हंसते हुए बोला, फरारी, तुमने कभी फरारी देखी भी है? तुम उसके लोगों को भी पहचान पाओगे? वापस अपनी वैन में जाओ और वैन चलाओ। उस शख्स को कबीर ने ध्रुव का मजाक बनाने के लिए हायर किया था और अभी सब हंस रहे थे। रिनी ने बेहुदगी में हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम इतने बेशर्म हो कि हमें तुम्हारे साथ डिनर करने में भी शर्म आ रही है। हम तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकते, प्लीज जाओ यार यहाँ से। रिनी हंसी मजाक करते करते बदतमीजी पर उतर आई थी। रिनी ने ध्रुव को जाने के लिए कह दिया था। गौरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से में जोर से रिनी को डांटा। अगले ही पल रिनी और गौरी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रिनी ने गौरी से कहा, तुम भी निकलो। मेरा बॉयफ्रेंड भले ही कितना रिच हो, पर तुम दोनों का पे नहीं कर सकता। चलो गौरी, तुम और ध्रुव सीट खाली करो और निकलो यहाँ से। गौरी सच में बहुत ज्यादा नाराज थी। रिनी सबको इनविटेशन देकर इस तरह से पेश आ रही थी और बाकी सभी लोग रिनी का ही साथ दे रहे थे। एंड में गौरी ने वेटर को बुलाकर अपनी और ध्रुव की सीट अलग अलग करवा दी। ये सब अभी चल ही रहा था, एक बार फिर से दरवाजा खुला और एक पोलाइट आवाज सुनाई दी, मिस्टर गिल। गौरी का गुस्सा आसमान छू चुका था। अब और नहीं प्लीज, ये सब अब बंद करो। वो शख्स आगे बढ़ा और उसने पोलाइटली कहा, मिस्टर गिल, अगर आप आ रहे थे तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देते। मेरा नाम तपन है, मैं गोल्डन ओएसिस का जनरल मैनेजर हूँ। कबीर की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो वहां एक अकेला आदमी नहीं था बल्कि पूरी भीड़ थी।
होटल का लगभग सारा सीनियर स्टाफ वहां खड़ा था। मिस्टर गिल, शान शर्मा फॉर योर सर्विस सर। मिस्टर गिल, मैं हिम्मत सिंह, चीफ शेफ, गोल्डन ओएसिस। इसी तरह एक के बाद एक लोग ध्रुव के पास आकर उसे अपना परिचय देकर एक तरफ हाथ जोड़कर खड़ी होती गए। कबीर और उसका दोस्त जो अभी ध्रुव को फरारी की चाबी देने का नाटक कर रहा था, वो देखकर हैरान थे कि उनका सीनियर, उनका रोल मॉडल अमन जडेजा भी वहां खड़ा था। अमन ने अपना परिचय दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। कबीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने धीरे से अमन के पास जाकर पूछा, अमन सर, आप यहाँ क्या, मेरा मतलब आप क्यों, क्या आप भी इस ड्रामे के पार्ट हैं? पर अमन ने कबीर को कोई जवाब नहीं दिया और उसे हटाकर एक तरफ कर दिया। ध्रुव चुप था तो कोई कैसे बोल सकता था। सारा सीनियर मैनेजमेंट सामने खड़ा था, पर ध्रुव ने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका मूड खराब है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा तो सभी चुपचाप खड़े होकर ध्रुव के इशारे का इंतजार कर रहे थे। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी। तभी रिनी की तेज और फूहड़ हंसी सुनाई दी। कबीर, तुम इस कचरे के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इन लोगों से बोलो अब एक्टिंग बंद करें। बेहतर होगा कि हम लोग डिनर करें। ऐसा कहकर रिनी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घसीटा, पर कबीर इस समय अच्छे मूड में नहीं था। उसने रिनी को झिड़क कर एक तरफ कर दिया। अमन को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा कबीर के पास जाकर बोला, कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कबीर के दोस्त की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हें तो मशीन रूम में होना चाहिए था। कबीर और उसके दोस्त की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। कबीर को थोड़ी जानकारी थी कि मिस्टर गिल ने लोहिया फैमिली का बिजनेस खरीद लिया है, पर उसे ये पता नहीं था कि वो मिस्टर गिल ध्रुव ही होगा। ध्रुव अभी भी चुप था तो जनरल मैनेजर ने आगे बढ़कर पूछा, मिस्टर गिल, क्या मैं आपके लिए डिनर सर्व करूं? ध्रुव ने अब जाकर मुंह खोला। वैसे तो मैं डिनर करने आया था, पर आपके स्टाफ ने बताया है कि मेरी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। इसके अलावा कुछ लोगों को यहाँ बैठने में शर्म आ रही है। अमन समझ गया कि किसके बारे में बात हो रही है। इस तरह का मजाक कौन करता है, अमन अच्छे से जानता था। अमन ने ध्रुव को देखकर सिर झुकाकर कहा, अंडरस्टूड सर। फिर कबीर और उसके दोस्त को देखकर कहा, कबीर एंड यू बोथ हैव फायर नाउ। तुम दोनों अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर अपने एक स्टाफ को बुलाकर कहा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और इससे ऑफिस की कार भी जमा करा लो। कबीर, रिनी और बाकी सभी लोग हैरान थे। मजाक काफी महंगा पड़ गया था। वहीं गौरी भी ध्रुव को हैरत से देख रही थी। ध्रुव की वैन देखकर उसे लगा था कि ध्रुव अच्छा कमा रहा होगा, पर ध्रुव इतने पैसे वाला होगा कि गौरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कबीर ने सोचा नहीं था कि जो मजाक उसने ध्रुव के साथ किया था वो इतना सच होगा। रिनी की भी समझ में नहीं आया कि जिस कबीर को लेकर वो इतना हल्ला मचा रही थी वो केवल एक छोटा सा एम्प्लॉय है ध्रुव की कंपनी का, और ये कार भी उसकी खुद की नहीं, कंपनी की ही है। रिनी ने आगे बढ़कर बहुत ही पोलाइट होकर कहा, मिस्टर गिल, आप सबके लिए मिस्टर गिल होंगे, पर हम क्लासमेट हैं। हम तुम्हें ध्रुव ही कहेंगे और तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे, जैसा बचपन से करते आ रहे हैं। प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि आप कबीर को उसकी जॉब से नहीं निकालना चाहेंगे। प्लीज मिस्टर गिल। रिनी को पसीना आ रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन वो ध्रुव के सामने ऐसे खड़ी होगी। रिनी के इतना कहते ही बाकी सभी को याद आ गया कि ध्रुव उनके बचपन का दोस्त है। सभी रिनी की हाँ में हाँ मिला रहे थे, पर ध्रुव को हैरत इस बात पर थी कि रिनी ने कितनी पावरफुल तरीके से अपनी बात रखी थी। ध्रुव के सारे सीनियर मैनेजर्स सामने खड़ी थे। अगर ध्रुव रिनी की बात का जवाब नहीं देगा तो वो सबकी नजरों में गलत साबित हो जाएगा, और अगर कबीर और उसके दोस्त को अच्छी नौकरी वापस कर देगा तो लोगों की नजर में सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। इसलिए ध्रुव ने खड़े होकर रिनी को जवाब दिया, सही कहा रिनी, हम क्लासमेट हैं और तुम्हें पूरा हक है मजाक उड़ाने का, जैसा बचपन से आज तक करते आ रहे हो। मैं दुनिया के लिए मिस्टर गिल हूं, पर मुझे एक बार बताओ जब मैंने तुम लोगों के सामने मिस्टर गिल बनने की कोशिश भी की हो। मैं तो ध्रुव बनकर ही आया था। मिस्टर गिल तो मुझे कबीर ने बनाया। अब सुनो, कबीर का इस जॉब से निकलना क्यों जरूरी है। कबीर, नो हार्ड फीलिंग्स, पर तुम्हारा निकाला जाना बहुत जरूरी है। किसी शख्स के मजाक करने से उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, पर तुम्हारे मजाक काफी पर्सनल थे। कबीर, हम लोग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं। यहाँ हम किसी भी कस्टमर की शक्ल, सूरत, रंग, ढंग, भाषा और नेशनैलिटी देखकर व्यवहार नहीं करते। तुम किसी के साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हो? बाकी सभी लोग भी ध्यान रखें, हमारे लिए हमारा हर कस्टमर भगवान है और उसे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि यहाँ से कोई कस्टमर नाराज होकर गया है
तो यहाँ का सारा मैनेजमेंट चेंज कर दूंगा। कोई मुझे ब्लेम ना करे। तो कबीर, मुझे लगता है ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जा सकते हो। और रिनी मेरी क्लासमेट, मजाक की एक सीमा होती है। तुमने कभी सोचा कि किसी के हम्बल बैकग्राउंड के कारण मजाक के नाम पर तुम उसकी कितनी इंसल्ट कर रही हो? तुम किसी को इनविटेशन देकर बुला रही हो और उसके आने के बाद जाने के लिए कैसे कह सकती हो? आई एम सॉरी रिनी, पर आज तुमको जाना होगा। और याद रखना, मैं दिल से कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी कार की चाबी निकालकर कबीर को देते हुए कहा, कबीर, रात बहुत हो गई है। डिनर करने के बाद तुम्हें शायद कोई व्हीकल ना मिले। तुम मेरी कार ले जाओ और सभी को घर छोड़ देना। गौरी मेरे साथ आ जाएगी। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी कार की चाबी उसे दे दी। कार की चाबी में लेक्सस का लोगो देखकर कबीर हैरान था, जिसे रिनी वैन कहकर मजाक उड़ा रही थी। वो लेक्सस एलएम थी। इतना कहकर ध्रुव ने चीफ शेफ की तरफ देखकर कहा, ये सभी मेरे क्लासमेट हैं। आज का डिनर ऐसा बनाना जैसा आज तक कभी ना बनाया हो। ध्रुव की बात सुनकर चीफ शेफ ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। इसी होटल के किसी कोने में जास्मिन ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। जास्मिन के पूछने पर कार्तिक ने जवाब दिया। कार्तिक कई दिनों से ध्रुव का पीछा कर रहा था। ध्रुव अचानक से काफी पैसे वाला हो गया था। उसे ये समझ में नहीं आया था कि ध्रुव के पास इतना पैसा कहाँ से आया, पर वो इतना जरूर जानता था कि इस समय ध्रुव का आना जाना 5 स्टार होटल में ही था। कार्तिक के पास कुछ प्लान था जिसे पूरा करने के लिए उसे जास्मिन की जरूरत थी, पर कार्तिक के प्लान को लेकर जास्मिन थोड़ा डरी हुई थी। पर कार्तिक, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, तुम थोड़ा सोच लो। जास्मिन ने कार्तिक को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जास्मिन, मैंने अच्छे से सोच लिया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ध्रुव अब सुपर रिच है। अगर हमारा यही हाल रहा तो कुछ दिनों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, भले ही उसके पास पैसा आ गया हो, वो अभी भी एक लूजर ही है। भले ही मैं ये नहीं जानता कि वो इतना पैसा कहाँ से लाया, पर गोल्डन ओएसिस में डिनर करना उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ एक बार आने में हजारों रुपए लग जाते हैं। जब ध्रुव गोल्डन ओएसिस में डिनर कर रहा था तो इसका मतलब ही था कि वो बहुत पैसे वाला है। कार्तिक के पास ज्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर उसे इतना जरूर पता था कि ध्रुव पिछले कई दिनों से दिल्ली के सबसे महंगे होटल में जा रहा था। पर जास्मिन कुछ कहना चाह रही थी तो कार्तिक ने उसे बीच में ही रोक दिया। पर क्या तुम क्या मुझे भूखा मरते देखना चाहती हो? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं? कार्तिक एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने सारी जिंदगी पैसों को बर्बाद करना ही सीखा था। वो पैसे कमाना जानता ही नहीं था। अभी उसके पापा जेल में थे और पुलिस ने उनके सभी बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए थे। कार्तिक पाई पाई के लिए मोहताज था। काम करना कुछ उसे आता नहीं था और ईगो इतना था कि छोटी मोटी जॉब कर नहीं सकता था। उसे कैसे भी करके कुछ पैसे बनाने थे और इस समय उसकी सारी उम्मीदें ध्रुव पर थीं। हालांकि इसके लिए भी उसे जास्मिन की जरूरत थी, पर जास्मिन अभी भी डर रही थी। डर से ज्यादा ध्रुव का सामना करने से वो शर्मा रही थी। उसने ध्रुव का सबके सामने मजाक बनाया था। जास्मिन ने अपने निचले होंठ दांतों के नीचे दबा रखे थे और कार्तिक को समझाते हुए बोली, तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? सुनो कार्तिक, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। मिलकर कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, धीरे धीरे कुछ कमा लेंगे। जास्मिन की बात से कार्तिक को लगा जैसे किसी ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल कर रख दिया हो। कार्तिक गुस्से में बोला, मेरा नाम कार्तिक है। मैं पैसे वाला इंसान था। न मेरे पास कनेक्शंस की कमी थी, न ही मेरे पास काबिलियत की कमी है। पैसे कमाना भी आता है, उड़ाना भी। मेरे पास कमी है तो शुरुआत करने के लिए पैसों की। मेरी फैमिली इस समय परेशानी में चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो तुम मुझे जानती ही हो, मैं एक दिन में ही वापस पैसे खड़े कर देता। कार्तिक को लग रहा था कि अगर उसके पास कुछ पैसे होंगे तो वो एक दिन में फिर से उतने ही पैसे खड़े कर लेगा, पर उसकी बातों ने जैसे तैसे जास्मिन को राजी कर ही लिया। ठीक है कार्तिक, तुम्हारी खातिर एक बार ये रिस्क भी ले लेते हैं। जास्मिन ने एक नई ड्रेस पहनी जिसमें उसका पूरा फिगर साफ दिख रहा था। जास्मिन ने जानबूझकर शरीर को दिखाने वाली ड्रेस पहन रखी थी। उसकी पतली, सुंदर और लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। फिर उसने कुछ डिशेस उठाई और ध्रुव के कमरे की ओर चल दी। जास्मिन दिखाना चाहती थी कि ध्रुव से उसका सामना इत्तेफाकन हो रहा था। वहां डिनर के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बाद ध्रुव गौरी को लेकर एक प्राइवेट रूम में आ गया था। उन सब में एक गौरी ही थी जो केवल अपने बचपन के दोस्तों से मिलने आई थी। उसे ना किसी दिखावे से मतलब था और ना ही किसी के पैसों से। कोई कितना कमा रहा है कितना नहीं, गौरी को इससे कोई मतलब नहीं था। गौरी, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर चिढ़ थी, इसलिए तुमने ध्रुव से कहकर उसे बाहर निकलवाया? रिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
बचपन के दिनों में भले ही ध्रुव और गौरी बहुत क्लोज नहीं थे, पर आज गौरी ध्रुव की तरफ से बात कर रही थी। उसने ध्रुव को उसकी कार या कपड़ों से जज नहीं किया था। इसका कारण था कि गौरी को लगता था कि बचपन के रिश्ते लोगों के पैसों से बड़े होते हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ध्रुव की सेकंड हैंड कार भी करोड़ रुपए की थी, पर उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी एक दिन ध्रुव इतना पैसे वाला होगा। ध्रुव ने भी एक बार भी दिखावा करने की कोशिश नहीं की, पर अभी जब ध्रुव की सच्चाई सबके सामने आ गई तो ध्रुव गौरी को लेकर एक प्राइवेट रूम में आ गया था। उधर रिनी कबीर की नौकरी जाने के पीछे एक झूठा शो ऑफ था। हालांकि कबीर भी कम नहीं था, उसने जानबूझकर सबके सामने ध्रुव का मजाक उड़ाया था, पर रिनी खुद को दोष दे रही थी। ध्रुव के जाने के बाद रिनी ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा, पर जब उसे लगा कि ध्रुव उसे माफ नहीं करने वाला तो गौरी पर भड़कने लगी। फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोली, और ध्रुव, अगर तुम इतने ही पैसे वाले थे तो कोई अच्छी कार लेकर आते। अगर वैन चलाओगे तो वैन वाला ही समझेंगे ना। रिनी को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर गौरी उसे समझाने की कोशिश करने के लिए बाहर आ गई। गौरी समझती थी कि बचपन के दोस्तों में ये सब चलता रहता है, इसलिए गौरी ने रिनी से धीमी आवाज में कहा, देखो रिनी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी ध्रुव के बारे में आज ही पता चला, और मैं कबीर के बारे में भी नहीं जानती थी। तुम इस तरह बात मत करो, नहीं तो तुम आगे भी ध्रुव से मिलने के मौके गवा दोगी। प्लीज अभी जाओ। अगर मौका मिला तो मैं ध्रुव से बात करूंगी कि कबीर को उसकी नौकरी वापस मिल जाए। प्लीज ऐसे हल्ला मत करो, ये वो ध्रुव नहीं है जिससे हम बचपन में मिले थे। यहाँ उसके सारे स्टाफ के सामने तमाशा मत करो। पर रिनी समझने वाली नहीं लग रही थी। वो कमरे के बाहर खड़ी शोर मचा रही थी, और गौरी की बात सुनकर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम उसकी बीवी की तरह बात मत करो, जाकर अपना काम देखो। ध्रुव से क्या कहना है मैं कह लूंगी। अगर वो इतने ही पैसे वाला था तो कोई अच्छी कार लेकर आता ना। हमें लेने के लिए वैन लेकर आया था, इसीलिए हालात यहाँ तक पहुँचे। उस पर उसने कबीर को नौकरी से निकाल दिया। गौरी ने रिनी को देखकर पूछा, अच्छी कार से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर रिनी ने जवाब दिया, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज। रिनी की बात सुनकर गौरी ने अपना माथा पीट लिया। रिनी, इन 3 नामों के अलावा तुम कोई चौथा नाम जानती भी हो? ध्रुव की वैन लेक्सस की है। इसका टॉप मॉडल 3 करोड़ का आता है। उसने 7 लोगों को ले जाने के लिए ये वैन आज ही खरीदी थी। ये सेकेंड हैंड वैन भी 1 करोड़ से ऊपर की है। पर अभी प्लीज इन बातों को खत्म करो और आज जाकर डिनर कर लो। ध्रुव से तुम बाद में भी बात कर सकती हो, वो तुम्हारे घर के पास ही रहता है। और अभी दिवाली की 5 दिन की छुट्टी है, किसी और समय बात कर लेना। गौरी का कहना था कि अभी डिनर कर ले और कबीर बाद में ध्रुव से पर्सनली मिलकर माफी मांग ले तो काम बन सकता है। भले ही कबीर को उसकी पुरानी नौकरी नहीं मिलती, पर ध्रुव उसे कोई मौका तो दे ही सकता था। पर रिनी को गौरी की बात समझ में नहीं आई। उसने गुस्से में कमरे के बाहर रखे वास को उठाकर कहा, अरे बहुत देखी 3 करोड़ की वैन। इतना कहकर होटल के कमरे के नीचे फुटपाथ पर खड़ी वैन पर वास फेंक कर मारा। अगले ही पल वैन की छत पर एक गहरा डेंट आ गया। ये क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसी हरकतें कौन करता है? रिनी की यह हरकत देखकर गौरी हैरान थी। होटल का स्टाफ रिनी को ध्रुव की क्लासमेट समझकर इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था। अगर उसे एक इशारा मिल जाता तो अभी तक सबको उठाकर बाहर फेंक देता। पर ध्रुव ने कहा था कि ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं, इनका अच्छा ख्याल रखना। तो उन लोगों ने रिनी को यहाँ तक आने दिया। गौरी शायद दोनों के बीच सुलह करवा देती, और अगर ध्रुव से ठीक से बात की जाती तो शायद कबीर को उसकी जॉब भी वापस मिल जाती। पर रिनी ने सब बर्बाद कर दिया था। रिनी के इस तरह पत्थर फेंकने से सभी लोग उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़े। अगर वहां ध्रुव भी होता या कोई भी होता या होटल की बिल्डिंग से अगर पत्थर फेंकता तो होटल स्टाफ उसे रोकने के लिए जरूर आता। एंड में ध्रुव को भी बाहर आना ही पड़ा। ध्रुव गौरी को लेकर होटल की छत में बनी एक खास कमरे में लेकर आया था। ये कमरा भी उसे होटल ने ही सजेस्ट किया था। वो लोग यहाँ पर डिनर कर वापस जाने वाले थे, पर रिनी के कारण यहाँ शोर होने पर ध्रुव कमरे से बाहर निकल कर आया। वो नहीं चाहता था कि लोग रिनी को हाथ लगाएं या किसी और तरह से बेइज्जत करें। ध्रुव ने बाहर आते ही पूछा, क्या चल रहा है? यहाँ क्यों इतना शोर हो रहा है? होटल का स्टाफ जानता था कि रिनी और ध्रुव साथ में आए थे, इसलिए बहुत संभल कर बोला, आई एम सॉरी सर, मैम से शायद धोखे से कुछ गिर गया था। शायद आपकी कार को कुछ नुकसान हुआ है। मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है। फ्लो मैनेजर अच्छे से जानता था कि अपने सुपर बॉस से कैसे बात करनी है। ध्रुव ने फ्लो मैनेजर की बात सुनकर उसे जाने का इशारा किया। वो सर झुकाकर चला गया।
छत पर ध्रुव, गौरी और रिनी खड़े थे। अभी ध्रुव कुछ कहता कि एक लड़की नशे में लहराती हुई आई। वो लड़की काफी सुंदर थी और उसके कपड़ों को देखकर वो काफी ग्लैमरस लग रही थी। उसकी लंबी और सुंदर टांगी ऊपर तक खुली हुई थी, उसके बाल खुले थे और उसने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी। उसे देखकर ध्रुव हैरानी से उसे ही देख रहा था। इधर गौरी और रिनी ध्रुव को देखकर हैरान थी कि ध्रुव उस लड़की को हवस भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखकर ध्रुव के मुंह से निकला, जैस्मिन? क्या प्लान था जैस्मिन का? हालात कैसा मोड़ लेने वाले थे? क्या ध्रुव इन सब के लिए भी तैयार था? जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैस्मिन को देखकर ध्रुव ने हैरानी से पूछा, पर ऐसा लगा जैसे जैस्मिन ने ध्रुव की बात सुनी ही ना हो। जैस्मिन ने चुपचाप जूठे बर्तन उठाए और चुपचाप चली गई। ध्रुव उसे देखता ही रहा। ध्रुव को इस तरह से जैस्मिन को घूरता देखकर गौरी बहुत हैरान थी। गौरी चुपचाप ध्रुव को देखती रही, पर उसने ध्रुव को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जैस्मिन के जाने तक ध्रुव उसे ही देखता रहा, पर जैस्मिन ने उसे देखा तक नहीं। ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि जैस्मिन वेट्रेस का काम क्यों कर रही है। ये जैस्मिन यहाँ क्यों काम कर रही है, जबकि वो वैसे भी काफी पैसे कमा सकती है? वैसे भी आज तक वो ऑनलाइन स्ट्रिपर ही थी। ये एक शो से काफी पैसे कमा लेती थी, उसे वेट्रेस क्यों बनना पड़ा? अभी ध्रुव अपने ख्यालों में ही था कि रिनी ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम अगर इतने ही पैसे वाले थे तो हमारे साथ आए ही क्यों? अगर तुम मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम लोगों से दूर रहना था। ध्रुव काफी देर से रिनी की बकवास को सुनते सुनते थक गया था। रिनी की बकवास के जवाब में ध्रुव ने कहा, बस बहुत हुआ रिनी, मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर ध्रुव ने गौरी को इशारा किया और दोनों रिनी को उसके हाल में छोड़कर चल दिए। ध्रुव और गौरी दोनों ने ही अभी तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए दोनों ही वापस अपने प्राइवेट रूम में वापस आ गए। रिनी अकेले खड़ी गुस्से में बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ उसे समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। ध्रुव के इशारे पर फ्लो मैनेजर ध्रुव का ऑर्डर सर्व करने लगा। ध्रुव को सर्व करने के लिए जो वेट्रेस आई थी उसमें जैस्मिन भी एक थी। जैस्मिन ने ध्रुव को सर्व करते वक्त एक बार भी ध्रुव की तरफ नहीं देखा। जैस्मिन ने चुपचाप ध्रुव की प्लेट सर्व कर रेड वाइन की बोतल खोलकर दोनों को सर्व करने लगी। अचानक जैस्मिन का बैलेंस बिगड़ा और जैस्मिन के हाथ से रेड वाइन छलककर ध्रुव के कपड़ों पर गिर गई। जैस्मिन बचाने की कोशिश में पीछे हटी, जिससे उसका पैर मुड़ गया और जैस्मिन जमीन पर गिर गई। उसका पर्स एक तरफ गिरा हुआ था। ध्रुव को याद आया कि शुरुआती दिनों में जब जैस्मिन और ध्रुव एक दूसरे से मिले थे, तब जैस्मिन ने ध्रुव से एक पर्स की डिमांड की थी। ध्रुव ने गैलेक्सी बार से 2 महीने का एडवांस लेकर जैस्मिन के लिए एक बैग खरीदा था, पर जैस्मिन ने चीप है कहकर उस बैग को ध्रुव के सामने ही कचरे में डाल दिया। आज वही जैस्मिन ध्रुव को शराब सर्व कर रही थी। वहीं जैस्मिन जमीन पर गिरकर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ध्रुव ने ध्यान दिया कि जैस्मिन हकला रही थी और उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, तब तक फ्लो मैनेजर जैस्मिन के गिरने की आवाज सुनकर आ गया। वहां के हालात समझकर तुरंत ही उसने ध्रुव से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। सर कुछ नोटोरियस कस्टमर्स ने हमारी वेट्रेस को एक प्राइवेट कमरे में काफी तंग किया और इसे जबरदस्ती शराब की एक पूरी बोतल पीने के लिए मजबूर किया गया था, पर इसने फिर भी अपना काम करने की जिद की थी। एनीवे, हम अभी दूसरी बोतल भेज देते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद फ्लो मैनेजर ने जैस्मिन की तरफ देखकर कहा, जैस्मिन, तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? फ्यूचर में इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि काम से पहला अपनी हेल्थ है। चलो तुम पहले कुछ देर आराम कर लो। फ्लो मैनेजर की बात खत्म होने से पहले ही जैस्मिन कपकपाने लगी। उसने ध्रुव के दोनों पैर पकड़ लिए। वो दिखाना चाह रही थी कि वो वापस जाना नहीं चाहती। फ्लो मैनेजर ने जैस्मिन को पकड़कर थोड़ा घसीटते हुए कहा, लेट्स गो जैस्मिन, हमारे गेस्ट्स को परेशान मत करो। इतना कहकर फ्लो मैनेजर जैस्मिन को घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा, पर जैस्मिन ने ध्रुव के पैर जोर से पकड़ लिए और जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी। जैस्मिन ने ऊपर की तरफ देखा। अब जाकर जैस्मिन को पता चला कि वो ध्रुव के पैर पकड़े हुए थी। जैस्मिन पूरे नशे में थी और रो रही थी। मुझे उसके पास नहीं जाना, प्लीज, मुझे यहीं रहने दो, प्लीज। जब ध्रुव ने देखा जैस्मिन गिड़गिड़ा रही है, तो उसने फ्लो मैनेजर से कहा, तुम जाओ, इसे मैं देख लूंगा। फ्लोर मैनेजर ऐसे नशे में जैस्मिन को ध्रुव के सामने नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ध्रुव की बात सुनकर उसने कहा, बस सर। फ्लोर मैनेजर जानता था कि उसका दूसरा कस्टमर इस समय नशे में धुत था।
अगर उसे जैस्मिन ना मिली तो उसके लिए कस्टमर को संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फ्लोर मैनेजर जैस्मिन को अपने साथ ले जाना चाहता था और ध्रुव के हाथ से जैस्मिन को छुड़ाना चाहता था। ध्रुव को फ्लोर मैनेजर की इस हरकत पर गुस्सा बहुत आया। क्या तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? सामने बैठी गौरी समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव सच में इतने गुस्से में था या फ्लोर मैनेजर को डराने के लिए ऐसी शक्ल बनाई थी। फ्लोर मैनेजर ने ध्रुव की आंखों की तरफ देखा तो डर गया। उसमें ध्रुव से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। इस होटल में हमेशा ही बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, पर कभी किसी की आंखों में इतना गुस्सा, इतना दबाव नहीं देखा था। फ्लोर मैनेजर के पास कोई चारा नहीं था और वो चुपचाप चला गया। उसके जाते ही जैस्मिन रोते हुए चिल्लाने लगी और अब उसकी चीख, उसकी रुलाई बहुत ज्यादा बुरी थी। ध्रुव बहुत मुश्किल से उसे चुप करा पाया। ध्रुव पूरी ईमानदारी से जैस्मिन को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर सामने बैठी गौरी को जैस्मिन की इन हरकतों से किसी साजिश की बू आ रही थी। क्या साजिश थी ये? क्या ध्रुव बच पाएगा इस साजिश से? क्या गौरी ध्रुव को बचा पाएगी? गौरी, क्यों ना हम किसी और दिन डिनर का प्लान करें? ध्रुव जैस्मिन की हालत को देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। उसने गौरी को समझाते हुए कहा, पर गौरी को लगा जैसे ध्रुव को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसलिए उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव समझने की कोशिश करो, ये होटल वालों की पुरानी चाल है। पहले वो अपनी खूबसूरत वेट्रेस को काफी शराब पिला देते हैं, फिर अपने पैसे वाले कस्टमर्स के सामने जानबूझकर उसको भेजते हैं ताकि कस्टमर एक रात उनके लिए रुकने को तैयार हो जाए। तुम जानते हो इन होटल में एक रात ठहरने की कीमत कितनी ज्यादा होती है, और इस तरह से सिंपल सा डिनर करने आया कस्टमर भी होटल को काफी पैसे देकर जाता है। गौरी शायद भूल गई थी कि यह होटल ध्रुव का ही था और ध्रुव को गौरी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से कहा, गौरी, रात हो गई है। अगर तुम रुकना चाहो तो मैं तुम्हारे रुकने के लिए अरेंज करवा देता हूँ, और अगर तुम जाना चाहो तो मैं किसी से बोलकर तुम्हें घर छुड़वा दूंगा। गौरी को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि ध्रुव उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, तो उसने वापस जाना पसंद किया और उठकर चली गई। ध्रुव ने फोन पर होटल स्टाफ को गौरी को छोड़ देने के लिए कहा। ये देखकर जैस्मिन को लगा कि ध्रुव अभी भी उसका ख्याल रखता है। जैस्मिन अभी भी उसके पैरों पर पड़ी थी। ध्रुव उसे उठाने के लिए झुका ही था। जैस्मिन चिटककर थोड़ा पीछे हट गई। ध्रुव, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। तुम कहा करते थे ना कि मैं एक नंबर की सेल्फ सेंट्रिक हूँ। मैं अपने फायदे के अलावा और किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, पर शायद तुम नहीं जानते कि ये सब मैं तुम्हें दिखाने के लिए करती थी। ध्रुव, पर अब जब तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं कड़ी मेहनत कर अपने लिए पैसे कमाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। जैस्मिन नशे में थी और बेतहाशा रो रही थी। फिर एक लंबी हिचकी लेकर आगे बोली, क्योंकि तुम मेरे पास थे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। तुम्हारे कारण मैं जो मन में आता था करती थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास अब कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास करूं। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव ने जैस्मिन के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुद के लिए ऐसी बातें मत करो। ऐसी बात नहीं है कि आज तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब गलत किया है। जैस्मिन ने ध्रुव की आंखें देखी। उसे समझ में आ गया कि कार्तिक सही कह रहा था। भले ही ध्रुव के पास बहुत पैसे आ गए हों, पर अभी भी वो लूजर ही है। अगर जैस्मिन ने थोड़ी देर और ऐसे ही ड्रामा किया तो ध्रुव उसके झांसे में जरूर आ जाएगा। जैस्मिन को लगा कि उसे बस ध्रुव को अपने साथ एक रात गुजारने के लिए उसे उकसाना होगा। ये सोचकर जैस्मिन ने भूली शक्ल बनाकर ध्रुव से पूछा, तुम मुझे अपने से दूर करना चाहते हो ध्रुव? तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड हो? जैस्मिन के चेहरे पर ऐसा भोलापन और ऐसी मासूमियत ध्रुव ने आज तक नहीं देखी थी। ध्रुव एक पल के लिए जैस्मिन को देखता ही रह गया। ध्रुव की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर जैस्मिन को लगा जैसे वो कामयाब हो रही थी, पर तभी ध्रुव ने कहा, जैस्मिन, तुम काफी समझदार हो गई हो। कम से कम तुमको ये तो समझ में आ गया कि तुम असल में किसी लायक नहीं हो। इस होटल में वेट्रेस बनने लायक भी नहीं। ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन एकदम चुप हो गई। जैस्मिन काफी नशे में थी, पर उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि ध्रुव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्रुव को जैस्मिन की ज्यादा पीने की आदत पसंद नहीं थी, इसलिए जैस्मिन ने भूली सी शक्ल बनाते हुए कहा, ध्रुव, मेरे सारे कपड़े भीगे हुए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रेस्ट करना है। मैं वादा करती हूँ फिर कभी शराब नहीं पीऊंगी। मुझे प्लीज कोई कमरा दिला दो, बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद चली जाऊंगी। ध्रुव ने देखा एक तो उसके कपड़े भीगे हुए थे, उस पर
वो काफी नशे में भी थी। ध्रुव ने जैस्मिन के लिए एक कमरा बुक करवा दिया। गोल्डन ओएसिस का डाइनिंग एरिया मेन होटल से थोड़ी ही दूरी पर था। जैस्मिन अभी गिरी थी तो उसके पैर में मूंछ आ गई थी, जिसके कारण जैस्मिन ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसीलिए ध्रुव जैस्मिन को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए चल दिया। गोल्डन ओएसिस के डाइनिंग एरिया और मेन होटल के बीच थोड़ी दूरी पैदल चल के पार की जा सकती थी। ध्रुव जैस्मिन को लेकर जा रहा था। जैस्मिन ने काफी मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी और ध्रुव के कंधों का सहारा लेकर चल रही थी। जैस्मिन ने गहरी सांस लेकर कहा, ध्रुव, तुम बहुत अच्छे हो। हमारा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। मैं कितनी गलत थी। जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन ध्रुव बोला, जैस्मिन, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कितनी झूठी हो। अगर मेरे पास पैसे ना होते तो तुम ये सब ना कहती, पर फिर भी मैं जो कर रहा हूं वो केवल तुम्हारी हालत पर तरस खाकर कर रहा हूं। ध्रुव होटल से बाहर रोड पर आ चुका था। तभी एक कार बगल से निकली, जिसे तृप्ति की सहेली आभा चला रही थी। आभा ने जब ध्रुव की बाहों में जैस्मिन को देखा तो तुरंत अपनी कार रोककर अपना फोन निकाला और कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगी। उसे जैस्मिन और ध्रुव के कुछ अच्छे फोटोज मिल गए थे। इसके बाद ध्रुव जैस्मिन को लेकर सड़क पार कर होटल में चला गया तो आभा ने इसका भी वीडियो बना लिया। आभा ध्रुव से नफरत करती थी। ध्रुव और जैस्मिन के होटल के दर तक जाते ही आभा ने यह वीडियो सीधे तृप्ति को भेज दिया। साथ में एक नोट भी लिखा, तृप्ति, इसे देखो। मैंने जब देखा तो मुझे भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि अब वापस जैस्मिन के साथ रात गुजार रहा है। ये तुम्हारे पीछे भी लगा है और इसने उस गूंगी मालिनी को भी नहीं छोड़ा। मैं कहता था कि इस पर विश्वास मत करना, पर तुमने बात नहीं मानी। तृप्ति पिछले दिनों काफी अपसेट रहने लगी थी। निशा ने उस दिन के बारे में तृप्ति को कुछ नहीं बताया था, इसलिए तृप्ति को ध्रुव के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तृप्ति कई दिनों से घर के बाहर नहीं निकली थी। अगर उसे कुछ बात करनी होती तो केवल आभा से ही बात करती। तृप्ति को जब आभा का वीडियो मिला तो वो हैरान रह गई। वैसे तो तृप्ति बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थी, पर अब उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी सब चला गया। काफी देर बाद तृप्ति का जवाब आया, आभा, मुझे इस इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना। तुम प्लीज इस तरह के पर्सनल स्टफ मत भेजा करो। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर आभा को जैसे मौका मिल गया था, उसने तृप्ति से ध्रुव के बारे में बहुत कुछ कहा। तृप्ति बस छोटे छोटे रिप्लाई दे रही थी। साथ ही उसे कुछ दिन पहले ही एक घटना याद आई। तृप्ति को लगा जैसे ध्रुव को किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। कैसा चाल है ये? तृप्ति को क्या याद आ गया था? अब क्या करेगी तृप्ति? हेलो आभा, तुम अभी कहाँ हो? प्लीज तुरंत अपनी लोकेशन भेजो। तृप्ति ने तुरंत आभा को एक वॉइस मैसेज भेजा। आभा की समझ में नहीं आया कि अचानक से तृप्ति को क्या हो गया था। अभी 1 मिनट पहले उसने आभा को मना किया था कि उसे ध्रुव के बारे में कुछ नहीं सुनना। अभी वो लोकेशन मांग रही थी। क्या करने जा रही है तृप्ति? थोड़ी देर ऐसे ही बहस करने के बाद एंड में उसे आभा को लोकेशन देनी पड़ी। हालांकि तृप्ति ने उसे कुछ नहीं बताया। आभा से बात करने के बाद तृप्ति ने ध्रुव को कॉल किया। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था और वो ध्रुव को वार्न करना चाहती थी। दरअसल आभा को कुछ दिन पहले क्लास के बाद कार्तिक मिला था। कार्तिक ने तृप्ति से ध्रुव के बारे में काफी जानकारी निकालने की कोशिश की। कार्तिक को पहले से ही पता था कि तृप्ति, आभा और ध्रुव एक 5 स्टार होटल में डिनर करने गए थे और कार्तिक जानना चाहता था कि वहां का पेमेंट किसने किया था। कार्तिक को हैरानी हो रही थी कि ध्रुव के पास इतने बड़े होटल का मेंबरशिप कार्ड भी था। साथ ही उसे पता भी था कि लकी उस जगह से डरकर चला आया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद आज तृप्ति ने वीडियो में देखा कि जैस्मिन बहुत कम कपड़ों में सिर से पांव तक भीगी ध्रुव से लिपट कर खड़ी थी और दोनों एक होटल में जा रहे थे। तृप्ति को किसी साजिश की बुआ रही थी। वो ध्रुव को वार्न करना चाहती थी, पर ध्रुव फोन ही नहीं उठा रहा था। उधर जैस्मिन कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और नशीली आंखों से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि जैस्मिन उसे सड्यूस करना चाहती है। अगर पहले कभी होता तो जैस्मिन की इन नजरों को देखकर ध्रुव कब का पिघल गया होता, पर अब ध्रुव जानता था कि जैस्मिन कितने लोगों से होकर उसके पास आई थी और इतना सोचते ही ध्रुव का मूड बदल गया। वो वापस जाने ही वाला था कि पीछे से जैस्मिन की आवाज आई, ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे माफ करने को नहीं कहूंगी, पर हम अब भी दोस्त हैं, है ना? इतना कहकर जैस्मिन दौड़कर ध्रुव के करीब आई और उससे लिपटकर उसके कंधे पर हाथ फेरने लगी। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, इस बेवकूफ लड़के ने मुझे अभी अभी दोस्त कहा था। क्या दोस्त ऐसे बिहेव करते हैं? ध्रुव सब जानता था, पर जैस्मिन का पास आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाह कर भी जैस्मिन को अपने से दूर नहीं कर पा रहा था और जैस्मिन ने अपने बाल झटकते हुए कहा, क्या तुम आज मेरे साथ रुक सकते हो? अब
तभी ध्रुव कुछ समझ पाता कि जैस्मिन के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैस्मिन ने मैसेज देखा और वहां से होकर एक तरफ रखे सोफे में जाकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बैठ गई। ध्रुव ने अचानक से जैस्मिन के अंदर इस बिहेवियरल चेंज को देखा तो पास जाकर पूछने पर जैस्मिन कुछ देर खामोश रही और थोड़ी देर बाद रोनी सूरत बनाकर बोली, मैनेजर ने मुझे मैसेज भेजा है कि जो रेड वाइन की बोतल मुझसे टूट गई थी उसके बदले में वो लोग मेरी सैलरी से पैसे डिडक्ट करेंगे। बताओ ध्रुव, मैं कहाँ से पे कर पाऊंगी? मेरी 3 महीने की सैलरी उस बोतल के बराबर नहीं है। उस बोतल के बदले मुझे 6 महीने काम करना होगा। जैस्मिन ने रोते हुए ध्रुव को सारी बात बताई तो ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मैनेजर ने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम बोतल तोड़ोगी तो तुम्हें पे करना होगा। ध्रुव जैस्मिन की चालों को अच्छे से समझता था। जैस्मिन होटल स्टाफ के साथ मिलकर ध्रुव से पैसे ऐंठना चाहती थी, पर जैस्मिन बहुत अच्छा होमवर्क करके आई थी। उसने अपना सर ऊपर कर ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या दोस्त होने के नाते तुम मेरी तरफ से इसके लिए पे नहीं कर सकते? अब तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तुम अभी इसे पे कर दो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। जैस्मिन कमाल का ड्रामा कर रही थी। वो एक ही समय में प्यार से समझा भी रही थी, नेगोशिएट भी कर रही थी और रो भी रही थी। जैस्मिन को लग रहा था कि अगर ध्रुव के पास पैसे हैं तो वो जरूर मान जाएगा, पर ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांति से पूछा, कितने रुपए की बोतल है? भले ही पूरा होटल ध्रुव का हो, पर उसे शराब की बोतल का रेट नहीं पता था। वैसे भी खाने का ऑर्डर गौरी ने किया था। ध्रुव का सवाल सुनकर जैस्मिन को भी कुछ विश्वास हुआ। उसने थोड़ी खुशी के साथ कहा, केवल 3 लाख रुपए। जैस्मिन ऐसे बात कर रही थी जैसे 3 लाख रुपए नहीं 300 रुपए की बात कर रही हो। ध्रुव के लिए ये कुछ नहीं थे, पर ध्रुव जानता था कि ये पैसे केवल जैस्मिन और उसके मैनेजर की जेब में जाने हैं। ये सब कार्तिक का खेल था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस ध्रुव के साथ वो खेल रहा है वो ध्रुव ही इस होटल का मालिक है। कार्तिक ने जैस्मिन को समझाया था कि वो ध्रुव के ज्यादा से ज्यादा करीब जाने की कोशिश करे। भले ही उसके पापा आज जेल चले गए हों, पर अभी अभी उसके काफी रिश्तेदार शहर में बड़ी पोजीशन पर थे और उसके अंकल इस होटल के पास वाले थाने के इंचार्ज थे। अगर ध्रुव जैस्मिन और होटल के गेम में ना फंसा तो पुलिस का रौब दिखाकर उससे और भी ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे। पर ध्रुव भले ही कितना पैसे वाला हो, जैस्मिन और कार्तिक के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, देखो जैस्मिन, बोतल फोड़ी है तो पैसे तो तुमको देने ही होंगे और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सीधे मतलब की बात करता हूँ। बोतल जो तुमने तोड़ी वो कितने रुपए की है? जैस्मिन के बार बार पैसे मांगने पर ध्रुव ने कुछ सोचकर जैस्मिन से पूछा। ध्रुव के पूछने पर जैस्मिन ने सीधा जवाब दिया, 3,50,000 रुपए की। ध्रुव ने फिर पूछा, और तुम्हें क्या लगता है तुम कितने रुपए की हो? ध्रुव का सवाल जैस्मिन की समझ में नहीं आया। वो बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को देख रही थी। एंड में जैस्मिन ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। जैस्मिन की बात पर ध्रुव ने जवाब दिया, क्योंकि तुम रात को मेरे रूम में रुकने को तैयार हो और मुझसे 3.5 लाख रुपए मांग रही हो, तो तुमको सजेस्ट करूंगा कि एक बार हॉस्पिटल में जाकर चेक करो कि तुम्हारी कीमत 30,000 रुपए भी है। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहा, चलो अपना सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी चाल नाकामयाब रही। अपनी चाल के नाकामयाब रहने पर जैस्मिन अपना होश खोकर ध्रुव से ही कहने लगी, तुम मुझे पैसे देने से मना कैसे कर सकते हो? तुम इतने पैसे वाले हो, मैंने सब पता किया है। तुम बहुत महंगी महंगी जगहों में आते जाते हो, तुम्हारे लिए मैं ये काम कर रही हूँ। जैस्मिन को पता ही नहीं था कि वो ध्रुव के सामने अपनी ही चाल को बेनकाब कर रही थी। जैस्मिन पहले से ही नशे में थी और अपनी हार देखकर कुछ भी बोले जा रही थी। ध्रुव काफी पैसे वाला था, पर वो अपने पैसे जैस्मिन पर नहीं खर्च कर सकता था। जैस्मिन ने पिछले 3 सालों में उसे काफी इस्तेमाल किया था। उसकी मेहनत की पाई पाई जैस्मिन ने निकलवा ली थी। एंड में ध्रुव को छोड़कर कार्तिक के साथ हो ली। जैस्मिन की बात को ध्रुव ने एक लाइन पर ही खत्म कर दिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं अब गरीब हो गया। ध्रुव के इस तरह से बोलने पर जैस्मिन नाराज हो गई। वो पहले से ही नशे में थी और अब पैसे न मिलने पर नशे में गुस्सा भी शामिल हो गया था। वो पूरे गुस्से में बोली, ध्रुव गिल, तुम बच के नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। मैं तुमसे पैसे छीन के ले लूंगी। मैं तुम्हें पैसे देने पर मजबूर कर दूंगी। वो गुस्से में चीख रही थी, पर ध्रुव
पहले की तरह ही नॉर्मल था। उसने पूछा। और अगर नहीं दूं तो? जैस्मिन गुस्से में पागल होती हुई बोली, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये मेरी ब्रेकअप फीस है, तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ध्रुव जैस्मिन की बात सुनकर शॉक में उसका मुंह देख रहा था। जैस्मिन खतरनाक दिख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो खूबसूरत और क्यूट लग रही थी, और अभी अभी उसका ये रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई हो। पहली बात तो ये थी कि जैस्मिन ने ध्रुव को धोखा दिया था। उसके बाद ब्रेकअप फीस भी मांग रही थी। ध्रुव ने शांति से पूछा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और कौन से बहाने हैं मुझसे पैसे निकलवाने के। ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन गुस्से में चीखी, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। इसे पता नहीं है इसका पालक किससे पड़ा है। ये अभी ये भी नहीं जानता कि इसकी भलाई पैसे देने में है। अब आ जाओ। जैस्मिन की बात खत्म होते होते ध्रुव के कमरे का दरवाजा खुला। ध्रुव ने देखा कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था। कार्तिक ने उस दिन बार में अपनी बेइज्जती के बदले अपने आप से वादा किया था कि वो ध्रुव से बदला जरूर लेगा, और ऐसा बदला लेगा कि कभी कोई कार्तिक से उलझने के बारे में सोच ना सके। पिछले कई दिनों से कार्तिक ध्रुव के बारे में जानकारी बटोर रहा था, और जितना उसे पता चला उससे एक बात तय हो गई थी कि ध्रुव उसकी सोच से भी ज्यादा पैसे वाला था। और कार्तिक इस बात को लेकर और भी ज्यादा हैरान था कि ध्रुव इतने सालों से खुद को गरीब दिखाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना पैसे वाला होगा। फिलहाल कार्तिक को देखकर ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव पहले से ही कार्तिक की उम्मीद कर रहा था। ध्रुव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कार्तिक ने कहा, ध्रुव तुम घटिया हो ये तो पता था, पर तुम एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे ये नहीं सोचा था। अगर ये बात यूनिवर्सिटी में पता चली तो कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और अपनी माँ के बारे में सोचो, जब उसे पता चलेगा कि उसका लाडला बेटा ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो उस पर क्या बीतेगी। मुझे क्लियर कर दो कि तुम इस इशू को कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं तुम्हें एक नेक सलाह देना चाहूंगा कि इस देश का कानून तुम्हारे जैसे रेपिस्ट्स के लिए बहुत सख्त है, और मेरे अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तुम अपने पैसों की ताकत से मेरे और उनके रिश्ते को बदल नहीं पाओगे, और वो तुमको ऐसा अंदर करेंगे कि दोबारा किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे। कार्तिक की ये बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर बोला, कार्तिक, मैं सोच ही रहा था कि तुम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। थोड़े से पैसों के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत। जैस्मिन को उसी पॉर्न साइट में नचा देते जिसमें वो पहले नाचा करती थी, तो शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो शायद तुम्हें पता नहीं कि वहां क्या हुआ है, नहीं तो मुझे ऐसे धमकी न देते। और एक नेक सलाह मैं तुम्हें भी दूंगा, दोबारा मुझे कानून पुलिस की धौंस मत दिखाना। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। चलो बाहर निकलो, गेट आउट। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो शायद डर जाता, पर अभी पैसे और ताकत ने ध्रुव को निडर बना दिया था। अपनी बात पूरी कर ध्रुव ने अपना फोन निकालकर कहा, तुम क्या फोन लगाओगे, मैं ही पुलिस को बुला लेता हूँ। इतना कहकर खुद ही पुलिस को फोन लगा दिया। तुम देख रहे हो, इसे कोई डर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, अगर कुछ लेने के देने पड़े तो समझ लेना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैस्मिन डरकर कार्तिक पर भड़क रही थी। जैसे ही ध्रुव ने पुलिस को फोन लगाया, जैस्मिन और कार्तिक दोनों ही डरकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कार्तिक ने सोचा कि ध्रुव को डरा धमकाकर हमेशा के लिए ऐसे ही उसे ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते रहेंगे, और ध्रुव के पुलिस को फोन करने से सारा मामला उलट गया। पर कार्तिक अब भी थोड़ा बेफिक्र था। उसने समझाते हुए कहा, मेरी जान चिंता मत करो, भले ही मेरे पापा अरेस्ट हो गए हैं, पर मेरे चाचा अभी भी पुलिस में सीनियर पोस्ट पे हैं। ये गधा सोचता है कि पुलिस स्टेशन जाने पर ये बच जाएगा, तो ये इसकी गलत फहमी है। पुलिस के हाथ चढ़ने के बाद ये हमें 2 गुना पैसा देकर जाएगा। तुम बस खुद को कंट्रोल करो। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन हंसने लगी। उसे लगा जैसे उन दोनों के बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं, और जैस्मिन बहुत ही लापरवाही से बोली, कार्तिक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। अभी जैस्मिन अपनी बात पूरी ही कर पाती कि पुलिस भी आ गई। थोड़ी इंक्वायरी के बाद पुलिस वाले दोनों पार्टीज को पुलिस स्टेशन ले आए। कार्तिक को पहले से ही थोड़ा प्रिविलेज मिल रहा था, जिससे ध्रुव को समझ में आ गया था कि कार्तिक ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। स्टेशन में कार्तिक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे अपने घर में आया हो। सभी के पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही एक अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर सामने दिखता है। उसे देखते ही कार्तिक ने मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। हेलो अंकल। कार्तिक के अंकल की शक्ल देखकर ध्रुव को लगा कि वो इस बार फंस गया है। कार्तिक झूठ नहीं बोल रहा था, उसके रियल अंकल सच में पुलिस में ऑफिसर रैंक पर थे। अरे कार्तिक, तुम यहाँ? क्या हुआ, क्या बात है? कुछ दिन पहले कार्तिक की फैमिली में कुछ बड़ा इशू सामने आया था, जिसके कारण कार्तिक के पापा को जेल जाना पड़ा था। कार्तिक के अंकल ने अपने भाई को छुड़ाने की काफी कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। हालांकि उनका जुर्म इतना ज्यादा संगीन तो था नहीं, पर अपने पैसे, पोजीशन और सारे कनेक्शंस लगाने के बाद भी वो अपने भाई को छुड़ा नहीं पाए।
तो उनकी समझ में आ गया कि कार्तिक के पापा ने किसी बहुत बड़े इंसान को छेड़ दिया है। अब क्योंकि कार्तिक के पापा जेल में थे तो उसके अंकल ही कार्तिक की देखभाल कर रहे थे और कार्तिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जब कार्तिक के अंकल को पता चला कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड को बहुत सारी शराब पिलाकर ध्रुव होटल में उसका रेप करना चाहता था तो बड़े ही गुस्से में उन्होंने डंडा निकालकर ध्रुव से बोला, अरे लड़के, तुझे पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूंगा। ये केस मेरे पास आ गया है, मैं इसे बहुत सीरियसली डील करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी पढ़ाई की उम्र में तुम ऐसी हरकतें करते हो। अब देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। पुलिस वाले ने ध्रुव को डराने के लिए अपने रटे रटाए डायलॉग्स मारे, पर ध्रुव एकदम शांत था। उसने शांति से कहा, आई एम सॉरी, पर सच्चाई एकदम अलग है। कार्तिक मुझे इन फालतू केसेस में फंसाना चाहता है। अभी ध्रुव कुछ कहता तब तक जैस्मिन रोते हुए बोली, सर आप नहीं जानते, अगर कार्तिक ना आता तो अभी मैं कहीं की नहीं रहती। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर जैस्मिन ने ध्रुव की तरफ देखा। वो जताना चाहती थी कि यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है ध्रुव। जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक के अंकल ने ध्रुव को घूर कर देखा। बेटा अभी पता चल जाएगा तुम कितनी देर ये बकवास कर सकते हो। अभी अंदर गए तो सारी जिंदगी बाहर नहीं आ पाओगे। इसके बाद उसने अपने जूनियर को दहाड़ते हुए कहा, डाल दो इसे हवालात में, पहले इसकी थोड़ी चर्बी छट जाने दो, फिर बात करेंगे 1 हफ्ते बाद। तुरंत ही ध्रुव को हवालात में डाल दिया गया। उधर कार्तिक अपने अंकल को उकसाने के लिए बोला, अंकल आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इसे कुछ ऐसी सजा दो कि ये याद रखे। कार्तिक ध्रुव को डराने के लिए जानबूझकर ड्रामा कर रहा था, पर कार्तिक की बात सुनकर उसके अंकल ने हंसते हुए कार्तिक से कहा, बेटा तुम मेरा काम मुझ पर छोड़ दो, मेरा सजा देने का तरीका थोड़ा अलग है। उधर ध्रुव अंदर बंद था। उसका सारा सामान, उसका वॉलेट और फोन सब उससे छीनकर जमा करवा लिया गया था। ध्रुव इस बार सच में डर गया था। उसे समझ में आ गया कि कार्तिक केवल खोखली धमकी नहीं दे रहा था, उसे अभी किसी भी केस में लंबा फंसाया जा सकता था। और इस समय ध्रुव का निहाल से बात करना बहुत जरूरी था। सब जा चुके थे और पुलिस स्टेशन में 1-2 क्लर्क ग्रेड के लोगों के अलावा और कोई नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद वही पुलिस ऑफिसर फिर से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर ध्रुव की डर के मारे घिग्गी बंद गई। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि इसके साथ कैसे डील किया जाए, इसे पैसों का लालच दिया जाए या इसे धमकी देकर डराया जाए। वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन के अंदर आकर अचानक से किसी से फोन पर बात करने लगा। ध्रुव उस बकरे की तरह था जिसे कुर्बान किया जाना था। ये ऐसे मौके होते हैं जब आपके पैसे आपके किसी काम नहीं आते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है। आप होंगे दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान के लड़के, पर अभी तो वो पुलिस ऑफिसर ही बाप है। फोन पर बात करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर ध्रुव की तरफ आया।